देखिए बच्चों, कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था संसद पार्लियामेंट क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, और उसमें हमने संसद के कार्यों पर हम चर्चा कर रहे थे। और जो पहला कार्य था वो था विधि निर्माण का कार्य, कि किसी भी विधेयक जो कानून हमारी संसद बनाती है उसकी प्रक्रिया के बारे में किन किन प्रक्रियाओं से किसे गुजरना पड़ता है उन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने प्रथम वाचन के बारे में बताया आपको, द्वितीय वाचन के बारे में बताया और तृतीय वाचन के बारे में बताया। और यही प्रक्रिया अपने दूसरे सदन में होती है। और दूसरे सदन के बाद हम ये कहें कि ये प्रक्रिया फिर जब दोनों सदन दूसरे सदन में हो जाती है, वहां से स्वीकृति मिल जाती है, तो वो राष्ट्रपति के पास में जाता है। लेकिन एक हमने वजह ये भी बताई थी कि अगर दूसरा सदन अगर उस पर सहमति नहीं देता है, दूसरा सदन उस पर सहमति नहीं देता है, तो फिर हम ये कहें कि जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों सदनों में उस विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सुझाव दूसरा सदन देना चाहता है उन पर पहला सदन तैयार नहीं होता है, तो वहां ऐसे मतभेद हो जाता है। इस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और वहां दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के द्वारा अगर वो विधेयक उस विधेयक पर बहुमत से पास हो जाता है, तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है कि वो विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। उसके बाद में यहीं पर अगली जो बात आती है वो आती है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति की सहमति। और इस राष्ट्रपति की सहमति देखिए भाई कि जब दोनों सदन तैयार हो जाते हैं, दोनों सदन सहमति देते हैं, तो फिर कहां पहुंच जाता है विधेयक? राष्ट्रपति के पास। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। देखिए भाई कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जब दोनों सदन उस पर सहमति दे देते हैं, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही क्योंकि वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही भारत की संसद का भी अभिन्न होता है। भारत की संसद का भी अभिन्न अंग
अभिन्न अंग होता है। संसद का भी अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी संवैधानिक प्रमुख होता है और इसके साथ ही वह संसद का भी अभिन्न अंग होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक अधिनियम अर्थात कानून बनता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक अधिनियम अर्थात कानून का रूप धारण करता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को भेज सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। लेकिन यदि संसद संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर विधेयक राष्ट्रपति को समक्ष भेजे तब राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यदि संसद विधेयक में संशोधन कर या न कर पारित करके उसे दोबारा भेजे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार कि जब दोनों सदन किसी विधेयक पर स्वीकृति दे देते हैं तो उसके बाद में विधेयक कहा जाता है राष्ट्रपति के पास में, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और वो संसद का भी एक अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? 111 के तहत अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है तभी वह अधिनियम अर्थात कानून का रूप धारण करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो कानून बना हुआ मान लिया जाता है। उसके बाद में अगर ये तो हो गया उसने सहमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है या फिर ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब दोबारा पुनर्विचार के लिए सदन को भेजे
संसद को भेजे तो उससे संसद को फिर क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें संशोधन करे उस विधेयक में, या फिर संशोधन ना भी करे तो दोबारा से पारित करके फिर राष्ट्रपति के पास उसे भेज दे। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी मोहर या अपने हस्ताक्षर या अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। तो ये यहाँ तक हो गया ये राष्ट्रपति का काम। उसी के बाद इस प्रकार विधि निर्माण की यह जटिल प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है। यह कह सकते हैं इसी प्रकार विधि निर्माण की यह जटिल प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त हो जाती है। लेकिन संसद का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है कि उसके द्वारा संसद लोगों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने और देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। लेकिन क्या संसद देश के सभी नागरिकों के लिए विधि निर्माण का अधिकार रखती है? यह आश्चर्य की बात है कि देश के मुसलमानों और ईसाइयों के लिए सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। उन्हें यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे। ये तो भाई हो गया, हमें कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए कानून बनना है। लेकिन ईसाइयों के और मुसलमानों के लिए सामाजिक एवं धार्मिक नियम बनाने का जो कार्य होता है वो संसद के द्वारा नहीं होता। उनके लिए ये नियम बनाने का कार्य उनके पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं, उनके द्वारा उनके नियम कानून बनाए जाते हैं जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करते हैं। यद्यपि यह संविधान प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यही नहीं नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य का यह कर्तव्य घोषित है कि यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनेक बार समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का निर्णय दे चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये तो भाई हमारे विधि निर्माण की प्रक्रिया हुई। इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट जुड़ जाता है कि मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए जो उनके सामाजिक एवं धार्मिक कानून जो उनके लिए बनते हैं वो उनको संसद नहीं बना सकती। उनको जो उन विषयों पर धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर कानून बनाने का कार्य उनके पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं और वो पर्सनल लॉ बोर्ड ही उनके नियमों को बनाते हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि जब सबको समान रखा गया है तो उनको फिर क्यों उनके द्वारा ही उनके सामाजिक और धार्मिक नियम बनाए जाएं। लेकिन हम ये कह सकते हैं ऐसा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद में ये तो हमारा साधारण विधेयक हो गया। इसके बाद में हम जो आगे चलते हैं वो हम चलते हैं भैया धन विधेयक। किस पर चलते हैं भाई? धन विधेयक पर चलते हैं कि धन विधेयक किस तरह से पारित होता है, उस पर हम चर्चा करें। धन विधेयक पारित करना। नंबर 2, धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करना। देखिए भाई, संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक को पारित करना है। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक को
पारित धन विधेयक को पारित करना है। पारित धन विधेयक को पारित करना है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। उसके बाद में एक और बात आती है कि अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित 110 में इसे परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 110 में इसे परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर इसे कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जाता। पहले कहां? लोकसभा में 109 में इसकी प्रक्रिया का वर्णन है। 10 में परिभाषित किया गया है और राष्ट्रपति की सिफारिश पर इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद इसे राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए विधेयक को से प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। राज्यसभा को विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर इसे लोकसभा को लौटाना पड़ता है और अगर नहीं लौटाया जाता है तो इसे स्वीकार मान लिया जाता है। तभी ये दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना जाएगा। यह उल्लेखनीय कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं। यह विधेयक सरकारी होता है। यह विधेयक सरकारी
होता है। समझिए भाई एक बार और धन विधेयक के बारे में समझिए। धन विधेयक की बात करें तो यह संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक को पारित करना। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का पूरा वर्णन है और अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 109 में प्रक्रिया, 110 में इसे परिभाषित किया गया है। विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसे लोकसभा में ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लोकसभा में सबसे पहले पारित किया जाता है। लोकसभा जब इसे पारित कर देती है तो उसके बाद में यह विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जिस दिन प्राप्त हुआ है उस तिथि से 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसे वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है। अगर वहां पर राज्यसभा 14 दिन में लौटाती है या इसे स्वीकार नहीं करती है तो भी इसे स्वीकार दोनों सदनों से स्वीकार माना जाता है। कहने का मतलब है राज्यसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, सिर्फ एक औपचारिकता के लिए उसे पास में भेजा जाता है। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है, न कि एक गैर सरकारी विधेयक। इसे हम सरकारी विधेयक की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर किया। अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा इसी में जो कार्य संसद का वो है संविधान संशोधन का कार्य, और उसे हम कल आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।